ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट किए थे कल, ठीक है, रजिस्टिंग भी बता दिया था। एक यूज स्ट्रिक्ट मोड देख लो, यूज स्ट्रिक्ट मोड भी है इसके अंदर, यूज स्ट्रिक्ट लेट वेर कॉन्स्ट हमने कल देखा था, लेट वेर कॉन्स्ट। अभी देखो हम लेट वेर या कॉन्स्ट, अगर हम इन तीनों में से किसी का भी यूज ना करें तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम क्या लगाता है यहाँ पे, वेर। तो वेर लेट कॉन्स्ट नहीं भी लगाएंगे तब भी चल जाता है डायरेक्ट। ए में कितना है 10, तो स्क्रीन पे कितना आना चाहिए। अच्छा, प्रोग्राम अभी चलाया नहीं है। तो 10 ही आउटपुट आ रहा है, इधर देखोगे तो 10 हमारा यहाँ पर आ गया 10, क्योंकि जो वेरिएबल ए है इसमें हमने क्या स्टोर किया 10। तो अभी हम लैट नहीं लगाते हैं तब भी चल रहा है, और जब लगा देंगे तब भी चलेगा। तो हम ये कहें कि इस जो कीवर्ड है वो ऐड करना मैंडेटरी है, तो ऐसे केस में हम यूज स्ट्रिक्ट, यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोड अप्लाई कर सकते हैं, यूज स्ट्रिक्ट। जब हम स्ट्रिक्ट मोड अप्लाई कर देंगे, आप देखो ये एरर दे देगा, एरर आ गई, ए इज नॉट डिफाइंड। जैसे ही हम यूज स्ट्रिक्ट लिखेंगे तो इसका मतलब है कि स्ट्रिक्ट मोड ऑन हो गया है। यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा, सिस्टम ऑटोमेटिकली नहीं लगाएगा, तो बताना होगा कि लेट कीवर्ड यूज कर रहे हो, अब चल रहा है, ठीक है। और अगर यूज स्ट्रिक्ट नहीं अप्लाई करते हैं तब देखो ये चल जाता है, चल रहा है। ए में कितना डाला हुआ है 10, और अगर यूज स्ट्रिक्ट ऑन करेंगे तो नहीं चलेगा। तो ये स्ट्रिक्ट मोड था, स्ट्रिक्ट मोड का जो छोटा सा पॉइंट था तो मैंने यहाँ पे बताया। तो अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जब अभी तक जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो सीक्वेंस में चलते हैं, लाइन नंबर 3, 4, 5 सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग थी जो की। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर मतलब जब हमारे पास चॉइसेस होती हैं, ठीक है, कंडीशंस हो हमारे पास की, जैसे कि इफ वेदर इज फाइन आई विल गो फॉर स्ट्रोल, अदरवाइज नॉट। ठीक है, अगर मौसम अच्छा है तो घूमने के लिए जा रहा हूँ मैं बाहर, अदरवाइज नहीं जा रहा। तो यहाँ पर क्या है, कंडीशन रखी गई है कि ये कंडीशन है तो ये मेरा पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, अदरवाइज दूसरा पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर इफ एल्स का केस होता है, इफ है, इफ एल्स है, इफ एल्स। तो सिंगल कंडीशन चेक कर सकते हैं, इससे एक कंडीशन चेक करनी हो तो दो कंडीशन चेक करनी हो तो हम इफ एल्स लगा सकते हैं, तीन कंडीशन चेक, मतलब मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है तो हम इफ एल्स इफ, एल्स इफ, और जितने चाहे उतने एल्स इफ लगा सकते हो, लास्ट में अप्लाई होगा एल्स। और फिर यहाँ पर स्विच केस, ठीक है, तो स्विच लगाया जा सकता है इसको, स्विच। तो ये मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज होते हैं। स्विच केस भी मल्टीपल कंडीशंस के लिए यूज होगा। सिंगल कंडीशन के लिए या फिर मल्टीपल कंडीशन के लिए भी यूज करते हैं हम इसको, ठीक है। ये टू कंडीशंस के लिए लगा दिया समझने के लिए। यहाँ पर दो कंडीशंस यहाँ पर होंगे उसके लिए हमने पास कर दिया। अच्छा, इसका सिंटैक्स,
तो देखो सिंटैक्स यहाँ पे भी बना रखा है कि जैसे दो कंडीशन चेक करनी, तो पहले इफ आएगा, उसके बाद ये जो कर पैरेंथेसिस से ये आती है, और इसके अंदर हमारे पास कोई भी कंडीशन यहाँ पे बन सकती है, किसकी हेल्प से, ऑपरेटर की हेल्प से। ऑपरेटर वगैरह लगाकर हम कोई भी कंडीशन यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे कोड चलेगा, क्योंकि ये बताना पड़ेगा कि इस ये जो इफ कंडीशन लगाई है इसका एरिया कितना है, कहाँ से लेकर कहाँ तक है। ऐसे ही एल्स कंडीशन मेरी कहाँ से लेकर कहाँ तक है। जैसे कि हमने यहाँ पर सेल्स डाल दिया है, सेल्स, ठीक है, सेल्स पास कर दिया, इधर सेल्स में मैंने पास कर दिया है कि यहाँ पे एक सेल्स का डेटा पास किया 20,000, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बोनस नाम से एक वेरिएबल भी लिया है। तो जब भी हम वेरिएबल में कुछ नहीं पास करते तो इसमें ऑटोमेटिक क्या चला जाता है, नल चला जाता है। तो हमें एक कंडीशन रखनी है कि अगर चाहो तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि बोनस 0 मान लो। तो अगर इसने जो सेल्स किया है 15,000 से अबव सेल किया है तो उसको बोनस मिलना चाहिए, ऐसी कुछ कंडीशन हमें सेट करनी है। तो इफ सेल्स ग्रेटर देन 15,000, तो इसका ब्लॉक हमने कहा कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो बोनस इसको मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इसका बोनस होगा वो 5% होगा। तो सेल्स का 5%, सेल्स मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 100, ये आ गया। तो इसका जो बोनस है वो कितना रहेगा। और सेमीकोलन मैंडेटरी नहीं होता है कि सेमीकोलन अप्लाई करेंगे तब भी चल जाएगा। उसके बाद हम स्क्रीन पे मैसेज देखते हैं, यूर सेल्स या बोनस लिख दो, यूर बोनस इज, और बोनस हमारा बोनस वेरिएबल में स्टोर होगा, और वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए स्ट्रिंग इंटरपोलेशन लगता है यहाँ पे हम लिख देंगे बोनस। तो देखो यूर बोनस इज 1,000 आ गया इधर, ठीक है। तो बोनस यहाँ पे शो हो रहा है। कंट्रोल Z, ठीक है। तो बोनस जितना भी उसका बनता है वो यहाँ पर शो कर दिया। और सेल्स वाला मैसेज भी दिखाना है तो वो मैसेज भी यहाँ पर शो कर सकते हो कि सेल्स कितना है। तो सेल्स 20,000 है, बोनस इतना है। मान लो इसने सेल किया 10,000 का, देखो सेल्स 10,000, बोनस 0। कल वाली क्लास देख के आए हो, एक बार चलाकर देखो इसको, अगर कल नहीं आए तो एक बार इसको चलाकर देखो। ये जो करली ब्रैकेट मैंने यहाँ पे ली है ये नहीं भी लगाएंगे तब भी चल जाएगा। तो अगर इफ कंडीशन के अंदर, इसको हम स्टेटमेंट बोलते हैं, एक सिंगल लाइन ऑफ कोड होता है, तो जो करली ब्रैकेट होती हैं वो ऑप्शनल होती है, वो लगाएंगे तब भी चलेगा, नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। बट अगर मोर देन वन लाइन है तो फिर ये जो करली ब्रैकेट है ये, इसको लगाना कंपलसरी हो जाता है, नहीं तो ये एरर देगा, ठीक है। तो कंपलसरी हो जाता है, नहीं तो एरर देखने को मिलेगी। चलाओ एक बार इसको, नहीं है इस प्रोग्राम को बना के एक बार चलाओ।
स्क्रीन, कंसोल स्क्रीन जो इधर दिखाई देगी, राइट क्लिक करके कंसोल ओपन होता है इंस्पेक्ट में जाके। एक प्रोग्राम को चला लो फिर समझ में आ जाएगी चीजें। चला कर देखो एक बार इसे। हमारे काम का तो एक हुआ है बस, एक तो एग्जैक्टली डाला है और जो कॉन्टैक्ट को इशू डाला है वो तो ऑलरेडी टेम्पलेट में से डाला है। हमने तो सिर्फ टॉप को एक्सपर्ट बनाया, वो तो मैंने क्रिएट करा है। हाँ, उसके अलावा एक और जो बनेगा अप्लाई ऑनलाइन के लिए, हाँ वही बना रहा हूँ। देखा चला कर। चल गया। एक बार ना वीडियोस वगैरह देखूंगा मैं, क्या कराऊं मैं तो नेक्स्ट क्लास। तो सिंगल स्टेटमेंट हमने यहाँ पे अप्लाई किया सीधा डायरेक्ट पे किया, ठीक है। तो अब मल्टीपल कंडीशंस की बात आती है कि अगर मल्टीपल कंडीशंस हों तो क्या करना है। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, यही जो सेम प्रोग्राम है इसको एल्स केस में भी लगा सकते थे, जैसे लेट सेल्स, या फिर इफ एल्स के लिए हम दूसरा केस ले लेते हैं। देखो यदि ये वाली कंडीशन ट्रू है तो मेरा ये वाला, देखो ये जो चल रहा है वो कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। मैं तो इसमें ये केस है, ये हमारा प्रोग्राम है। तो अगर कंडीशन ट्रू है, अगर ये वाली जो कंडीशन है ट्रू है तो ये वाला पार्ट चलेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो
तो हमारा ये जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो ये वाला सेक्शन चलेगा, दोनों एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अब इस ब्लॉक के अंदर, इसको ब्लॉक बोलते हैं, करली ब्रैकेट, तो इसमें कितना भी मतलब कितना भी बड़ा कोड हो सकता है, सिंगल लाइन भी हो सकती है, मल्टीपल लाइंस भी हो सकती हैं, लेकिन वो वाला सेक्शन तभी चलेगा जब कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला सेक्शन चलेगा। अब इफ एल्स का जो है उसका एक एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ, जो इफ एल्स वाला सेकंड केस है। इफ एल्स ठीक है, तो इफ एल्स का सेकंड केस हमारे पास यहाँ पर है। तो यहाँ पर जैसे हमें इवन नंबर ओड नंबर का प्रोग्राम चेक करना है, तो हम यहाँ से कोई नंबर डालेंगे यूज़र को डायरेक्ट, जैसे कि हम यहाँ डाल देते हैं ए, या फिर नम में हमने पास कर दिया 10, और हमें इसको चेक करना है कि इवन नंबर है या ओड नंबर है, तो हमें इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा कि जो भी नम है उसको डिवाइड, परसेंटेज वाला जो ऑपरेटर है वो रिमाइंडर निकालता है, तो 2 से अगर ये डिवाइड हो जाता है फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ, तो जो भी रिजल्ट आएगा, अगर रिजल्ट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या है, 0 आ रहा है अगर रिमाइंडर, तो हम यहाँ पे मैसेज डाल सकते हैं कि जो नंबर है डॉलर करली ओपन करली क्लोज इज ऑड नंबर। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर एल्स का सेक्शन लगाया और इसके अंदर हमने पास कर दिया कि नंबर इज इवन, ऊपर वाला ओ इवन आएगा, नीचे वाले में कर दिया कि नंबर इज ओड। ठीक है, ये पास कर दिया और इसमें हम डाल देते हैं नंबर इज इवन। तो अभी देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, 10 इज इवन, क्योंकि 10 जो है वो इवन नंबर होता है। अगर हम यहाँ पे पास करें 23, तो 23 क्या है, ओड नंबर है। और इस लाइन ऑफ कोड को छोटा भी कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो ऐसे, एक लाइन को कम करना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं num %2 0, तो डायरेक्ट भी चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं। तो अगर हमारे पास ये जो कंडीशन लगी हुई है ये ट्रू है, तो ये इफ वाला सेक्शन चलेगा, अदरवाइज एल्स वाला पार्ट चलेगा। और अगर मैं इफ के बाद सेमीकोलन लगा देता हूँ तो एरर देखने को मिलेगी, इफ के बाद नहीं लगता है, कंडीशन वगैरह में सेमीकोलन यूज नहीं होता है। ये तो बाकी अदर लैंग्वेजेस की तरह ही है सेमीकोलन वाला सिस्टम। तो यहाँ पर हम लाइन ऑफ कोड कितना भी बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डन, लिख दिया इधर, तो नंबर इज ओड में तो आएगा नहीं, यहाँ पर 22 किया तो नंबर इज 22 इज इवन, और डन भी आ रहा है, दोनों चीजें यहाँ पे आ रही हैं। अगर मैं इस करली ब्रैकेट को रिमूव कर देता हूँ फिर इसका आउटपुट नहीं आएगा, फिर इसमें एरर आएगी। इसलिए अगर एक लाइन से ज़्यादा का कोड है तो करली ब्रैकेट हमें हर हालत में क्या करना पड़ेगा, लगाना होगा यहाँ। ठीक है, तो करली ब्रैकेट लगानी क्या है, कंपलसरी हो जाएगी।
अब ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। तो जब हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं तब हम इफ एल्स का यूज करते हैं। अब मल्टीपल चॉइसेस हैं बहुत सारी, तो हमें यहाँ पर इफ एल्स इफ और लास्ट में क्या एल्स, तो इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स, ये हमारा इस तरीके से यूज हो सकता है। ये मल्टीपल कंडीशंस के लिए लगता है इफ एल्स इफ एल्स इफ। तो इसका सिंटैक्स जैसे कि फर्स्ट कंडीशन लगेगी इफ, इसके अंदर कोई भी कंडीशन होगी तो हमारा ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। एल्स इफ नहीं तो सेकंड कंडीशन टेस्ट होगी, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। नहीं तो थर्ड कंडीशन टेस्ट होगी, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर सभी की सभी कंडीशंस क्या हो जाएंगी, फॉल्स हो जाएंगी, तो ऑटोमेटिक हमारा एल्स वाला पार्ट चल जाएगा, ऑटोमेटिकली चलेगा। एल्स का जो पार्ट है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे अगर मैं चॉइस का एग्जाम्पल चला कर दिखाऊं, यहाँ पर ऑपरेटर भी यूज करके देख ले, तो 3 नंबर्स जो है 3 नंबर्स में से हमें ग्रेटेस्ट नंबर चेक करना है। तो यहाँ पे लेट एक्स ने 10 डाल दिया है, वाई के अंदर मैंने 50 डाल दिया, जेड के अंदर मैंने 20 डाल दिया, तो 3 नंबर मैंने यहाँ पे ले लिए। हमारे पास 3 नंबर्स हैं। अब मुझे चेक करना है कि इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। इफ कंडीशन तो लगेगी। यहाँ पे देखो x, अगर मेरा x y से क्या है बड़ा, इफ x इज ग्रेटर देन y, देन हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो x है वो z से भी बड़ा होना चाहिए, y से भी बड़ा होना चाहिए और z। तो बीच में हम दोनों को एक साथ अगर कंपेयर करना है तो एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। एंड x ग्रेटर देन z, तो ये वाला जो पार्ट है वो चलेगा। y, ये जो x है ये ग्रेटर देन y और x ग्रेटर देन z। अगर ऐसा है तो क्या होगा, ये जो इफ कंडीशन है ये हमारी एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे हम मैसेज देंगे कि x is greater x is greatest number, ठीक है। देन एल्स इफ, ठीक है, एल्स और इफ जो हम लगाएंगे इस तरीके से, तो थोड़ा स्पेस दे देते हैं एल्स और इफ में, और उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे y, तो y हमारा ग्रेटर होना चाहिए x से, एंड y ग्रेटर होना चाहिए किससे, z से, दोनों से होना चाहिए, x से भी y, हाँ गेट, y x से भी बड़ा होना चाहिए और z से भी बड़ा होना चाहिए। y is greatest number। और फाइनली हम इसमें एल्स लगा सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली डायरेक्ट, चाहो तो एल्स लगा दोगे और इधर हम लिख देंगे z इज ग्रेटेस्ट नंबर। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन लगाए, z इज ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ पे देखो आ रहा है 50 इज ग्रेटेस्ट नंबर। अगर हम इसको 120 करते हैं तो 120 इज ग्रेटेस्ट नंबर। अगर हम इसको 180 या 70 कर देते हैं तो 170।
ये हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि पहले ये वाले का एंड क्या करता है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी हमें क्या करता है, ट्रू रेस्पॉन्स देता है, और उसी के बेस पे हमारा जो नीचे वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होता है। तो इफ एल्स कंडीशन भी किस लिए यूज होती है, हमारी मल्टीपल कंडीशंस टेस्ट करने के लिए। और अब इसमें मल्टीपल कंडीशंस के लिए हमारे पास एक और है स्विच केस। ठीक है, स्विच केस ये भी मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज होता है, बट इसका जो सिंटैक्स है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। मल्टीपल कंडीशन के लगेगा, पहले स्विच लगता है, फिर उसके अंदर हमारे पास कोई भी कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कंडीशन तो लॉजिक पे डिपेंड करती क्या बनाना चाह रहे हैं। देन स्विच के अंदर केसेस लगते हैं, केस 1 केस 2। देखो केस आएगा, केस के बाद यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, नीचे कोई भी कोड लिखा जा सकता है। बट जैसे ही हमारा केस टर्मिनेट, केस की जो लाइन है केस वाली लाइन, उसके लास्ट में सेमी कॉलन यूज नहीं होता, कॉलन यूज होता है। ब्रेक हम लगाते हैं इस केस से बाहर निकलने के लिए, किसी भी केस से बाहर निकलना है तो हम ब्रेक का यूज करते हैं। केस वैल्यू, और यहां पर भी क्या है, ब्रेक है। फिर नीचे आएंगे तो केस वैल्यू, तो इसमें भी कोड है। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, ब्रेक दिया हुआ है। डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट केस कब चलता है, अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट वाला पार्ट चल जाता है, जैसे एल्स में चल रहा था, एल्स में भी चल रहा था। तो एल्स में क्या था, वही अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई इफ की तो ऑटोमेटिक क्या चलेगा, तो यहाँ पे वही डिफॉल्ट केस चलेगा, सेम ही केस होता है, चलता है। चलो मैं चॉइस एक वेरिएबल लिया यहाँ पर, चॉइस। चलो प्रॉम्प्ट से डाल के देख लेते हैं कि एंटर चॉइस, चॉइस एंटर करो, और मैं कहता हूँ कि 1 2 3 चॉइस एंटर करो, इनमें से कोई भी एक। तो अब यूजर जब 1 2 3 में से कोई भी चॉइस एंटर करेगा तो हम यहाँ पे स्विच केस के थ्रू इसको यूज करते हैं। तो स्विच करली ओपन करली क्लोज, स्विच के अंदर हमारे पास हमने पास कर दिया एक्सप्रेशन चॉइस। अब यहाँ पर हमारे पास बनेंगे केसेस। केस, तो पहला केस मैंने लिखा कि अगर यूजर ने 1 पास किया है तो केस नंबर 1 चलेगा, और इधर दिया कि गुड मॉर्निंग का मैसेज दे दिया। और फिर हमने इसको ब्रेक, तो सिंटैक्स तो यही था, केस नंबर 2, तो 2 पे भी हम क्या करते हैं, कंसोल करते हैं। ब्रेक कर दिया इसको। फिर केस नंबर 3 यहाँ पे लगाया। इसमें मैंने गुड नाइट पास कर दिया है। और क्या करते हैं, अगर इनमें से कोई भी केस मैच नहीं होता ना, केस नंबर 1 2 जो भी केसेस हैं, 3 केसेस लगाए,
तो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट केस पास करेंगे। डिफ़ॉल्ट में कोई वैल्यू पास नहीं होती है, डायरेक्ट डिफ़ॉल्ट डायरेक्ट लगता है और उसमें लास्ट में कॉलन। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं रॉन्ग चॉइस, ट्राई अगेन। ठीक है, रॉन्ग चॉइस, ट्राई अगेन। और इसमें भी हम लगा देते हैं ब्रेक। तो इसका अगर आउटपुट चेक करेंगे अभी, तो देखो जब हम इस प्रोग्राम का आउटपुट देखेंगे तो ये पूछेगा कि एंटर चॉइस। तो हमने कहा कि जो चॉइस है वो 1 है। अब 1 है तो इसमें आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा क्या अभी? रॉन्ग चॉइस, ट्राई अगेन आ रहा है। और अगर मैं इसमें 1 पास करता हूँ तब भी रॉन्ग चॉइस, ट्राई अगेन आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर हम 1 पास कर रहे हैं तो केस नंबर 1 मैच होना चाहिए। यहाँ पर इसको 1 मिलेगा, वो नीचे आएगा, ये वाला केस जो है वो मैच हो जाएगा। देखो इसके अंदर जो भी पास करोगे वो उस बीच में यहाँ पर आएगा, यहाँ से इन किसी भी केस में मैच होता है तो एग्जीक्यूट होगा हमारा। अभी चला क्यों नहीं? क्योंकि प्रॉम्प्ट से जो भी रिजल्ट मिलता है वो स्ट्रिंग में मिलता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है नंबर, स्ट्रिंग में करना है, इसको डबल कोट्स में करो। अब देखो अगर मैं 1 पास करता हूँ अब इसके अंदर, तो ये प्रॉपर दे रहा है गुड मॉर्निंग, क्योंकि स्ट्रिंग मैच हो गया इधर। बट 2 में क्या करेगा ये? 2 डालेंगे तो फिर से रॉन्ग चॉइस दिखाएगा। तो रॉन्ग चॉइस, क्योंकि 2 क्या है, जो हमने वहां पे देखो प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर जो भी हम एंटर करते हैं डायरेक्ट, वो क्या होता है, स्ट्रिंग ट्रीट किया जाता है। स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग ट्रीट किया जाता है। चलो अगर हम चाहते हैं कि प्रॉम्प्ट के अंदर जो भी पास करें वो नंबर में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पर हम कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन यूज कर सकते हैं। नंबर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, नंबर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर देगा, नंबर में। अब ये डबल कोट्स हटाएंगे तो ये फर्स्ट वाला भी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब मैं इसमें पास करता हूँ 1, तो अब देखो ठीक आ रहा है गुड मॉर्निंग। और अगर मैं इसमें 2 या 3 पास करता हूँ तो इसमें गुड नाइट आएगा। इसके अलावा कोई और नंबर पास करेंगे तो रॉन्ग चॉइस वाला जो मैसेज है वो आ जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट केस चल जाता है। अगर 1 पास करेंगे तो केस नंबर 1 चलेगा। सभी केसेस एक साथ नहीं चलेंगे अभी, क्योंकि हमने ब्रेक लगा रखा है। और अगर हम ब्रेक ना लगाएंगे तो सबके सब केस एक साथ चल जाएंगे। और उसमें एक स्किप अगर करना हो सर, हाँ कर सकते हैं, वो लूप के अंदर भी कर सकते हो, अलग से कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं यहाँ से हटा देता हूँ ब्रेक। हाँ गलत नहीं होगा, कोई सिंटैक्स गलत नहीं होगा, सब अलाउड होता है। जो सिंटैक्स कोई रोंग नहीं है। ठीक है,
तो हम अगर ऐसा चलाते हैं तब ये बिल्कुल ठीक है, सिंटेक्स एरर कोई नहीं आएगी, ये सब अलाउड है। तो यहाँ पर अगर मैं 1 पास करूँगा तो ये जो केस मैच होगा वो और उसके बाद के सारे केसेस एग्जीक्यूट कर देगा। जो केस मैच होगा वो और उसके बाद के सारे केस चलाएगा। तो अगर मैं 2 लिखता हूँ तो केस नंबर 2 मैच होगा और उसके बाद के देखो गुड आफ्टरनून गोट केस नंबर 3 को 2 को चलाया, 3 को चलाया, रंग चॉइस को चलाया। और जो डिफॉल्ट केस है, डिफॉल्ट कहीं पर भी लिख सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि डिफॉल्ट हमें एंड में ही लगाना है, मतलब कहीं पर भी मिल सकता है, लेकिन वो एक मेथड है कि हम वहाँ लिखते हैं तो कोई एरर देखने को नहीं मिलेगी। कहाँ पे टाइप कर दिया, कोई एरर नहीं आएगी यहाँ पर। केस नंबर 3 लिखा तो 3 वाला मैच होगा, 3 मैच हुआ, गुड नाइट आ गया। तो पोजीशन मतलब हम कहीं पर भी लिख सकते हैं प्रोग्राम में, लेकिन ज़्यादातर हम लास्ट एंड के अंदर ही लिखते हैं, और कहीं लिखोगे तो एरर देखने को नहीं मिलेगी। तो ये हमारा क्या है, स्विच केस है जो मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम यूज करते हैं। और स्विच केस के अंदर जो स्विच केस है, यहाँ पर जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग, तो यहाँ पे हम कोई इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, कोई भी चीज़ कहीं पर भी लग सकती है। बट रूल यही कहता है कि जब केस नंबर 1 चलेगा तभी ये इफ कंडीशन चलेगी हमारी। डायरेक्ट ट्रू भी पास कर सकते हो, तो तभी ये हमारी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अभी अगर मैं 1 पास करूंगा तो ऑटोमेटिक केस नंबर 1 चलेगा और उसमें हेलो वर्ल्ड आ गया, क्योंकि मैंने कंडीशन इफ के अंदर क्या पास कर दिया, डायरेक्ट बुलियन पास कर दिया ट्रू। और इफ कब चलता है, जब कंडीशन ट्रू होती है, तो मैं डायरेक्ट भी ट्रू पास कर सकता हूँ, या कोई कंडीशन बनाएंगे तो भी वो जो कंडीशन एग्जीक्यूट होगी तो रिजल्ट देगी ट्रू या फॉल्स। तो किसी चीज को भी कहीं पर भी लगाया जा सकता है। स्विच के अंदर हम इफ कंडीशन लगा सकते हैं, या इफ कंडीशन के अंदर हम स्विच लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या क्या लगा सकते हो, जो ये स्विच केस लिखा है तो केस की यहाँ पर स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, ऐसे प्लस लगा सकते हो, ठीक है, कोई नाम वगैरह यूज कर सकते हो, जो भी है ऑपरेटर वगैरह अल्फाबेट्स वगैरह भी यूज कर सकते हो, सब अलाउड है इसमें। ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो भी हमने यहाँ पे पढ़ी, जिसमें सिंगल कंडीशन ही लगानी है कि तो हम इफ का यूज कर सकते हैं, इफ एल्स लगा सकते हैं 2 कंडीशंस के लिए, ठीक है। 2 से ज़्यादा हैं तो हमारे पास ऑप्शंस है इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स। और दूसरा एक ऑप्शन हमारे पास कौन सा रहता है, स्विच केस का भी यूज कर सकते हो, मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम स्विच लगा सकते हैं, ठीक है। ये इफ कंडीशंस थी जब हमारे पास हमें कुछ, देखो कि ये इफ एल्स हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास कंडीशन से ज्यादा होती है। जैसे कि यूजर जब लॉगिन करता है, जब लॉगिन का फॉर्म बनेगा तो यूजर जब लॉगिन करेगा तो लॉगिन करने के बाद हमने 2 स्क्रीन बना रखी, हो सकता है कि वो नॉर्मल यूजर हो और हो सकता है एडमिन यूजर हो। तो हमने अलग अलग पेजेस बना रखे होंगे, एडमिन का डैशबोर्ड अलग से बना रखा होगा, यूजर का अलग से। तो ऐसे केस में हम उसको चेक करेंगे कि अगर जो यूजर लॉगिन कर रहा है वो एडमिन है तो उसको एडमिन वाले डैशबोर्ड पे लॉगिन मतलब लेकर जाओ, नहीं तो उसको नॉर्मल जो यूजर है उसके डैशबोर्ड पर उसको लेके जाओ। तो लूपिंग, अब
अब हमारे पास कुछ लॉजिक्स ऐसे हो जाते हैं कि कोई लॉजिक है उसको बार बार रिपीट करना हो, मान लो उस लॉजिक को मैंने एक बार बना दिया तो वही लॉजिक मुझे मान लो कि 20 टाइम्स यूज करना है, तो उस लॉजिक को बार बार ना बनाकर कि कोई एक ऐसी कंडीशन बनाई जाए, अगर उस कंडीशन के अंदर वो लॉजिक है तो कंडीशन तब तक चलती रहे जब तक मैं उसको चलाना चाहता हूँ। तो इसी चीज के लिए हम क्या करते हैं, लूपिंग का यूज करते हैं। तो लूप क्या होता है, ये इट रिपीट्स स्टेटमेंट्स को ये रिपीट करता है। कब तक, अप टू गिवन नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार दिया होगा उतनी बार ये रिपीट करेगा। और कब तक रिपीट करता रहेगा, जब तक उसकी कंडीशन ट्रू है, अंटिल द कंडीशन इज ट्रू। और जो बेसिकली जो लूप होते हैं लगभग हर लैंग्वेज में सेम ही देखने को मिलेंगे। फर्स्ट 3 लूप्स तो लगभग व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप। लूप कोई भी होगा, ठीक है, उनका काम क्या है, रिपीटिशन का काम है लूप का। तो जब हम लूप लगाते हैं तो लूप के अंदर या तो कुछ लूप्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी चीजें इनबिल्ट होती हैं पहले, बट हम कोई बेसिक लूप अगर यहाँ पे ले तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले एक स्टार्ट पॉइंट दिया होगा कि इस लूप को बताएंगे कि ये यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा और कहाँ तक चलेगा ये भी बताना है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक हमें उसको चलाना है। जैसे कि हम कह दें कि 1 से लेकर 10 तक चलाओ तो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा जिसमें 1 लिख देंगे, फिर एक एंड पॉइंट क्या हो गया 10, और जब तक वो 1 से 10 पर नहीं पहुंच जाता तब तक वो लूप स्टॉप नहीं होगा। और अब हमने स्टार्टिंग पॉइंट 1 रखा है, एंडिंग पॉइंट क्या रखा है, 10 रखा है, तो हमें कोई ना कोई ऐसा लॉजिक भी बनाना पड़ेगा कि ये 1 से लेकर 10 तक जाएगा। तो इसमें क्या कर, अगर हम उसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं कर, लॉजिक नहीं बनाते कि 1 से 10 तक कैसे पहुंचेगा, तो वो लूप इनफाइनाइट हो जाएगा ऐसे। तो इसलिए हम उसमें प्लस कर सकते हैं आगे बढ़ाने के लिए, या पीछे जाने के लिए माइनस कर सकते हैं, कोई ना कोई हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं अपडेट करना, अपडेशन। तो लूप कोई भी हो, हर लूप के अंदर एक स्टार्टिंग पॉइंट देखने को मिलेगा, एक कंडीशन होगी कि जिस कंडीशन पे वो लूप हमारा रिपीट होगा, फिर एक अपडेशन होगा। ये 3 तो फिक्स है कि स्टार्टिंग पॉइंट, कंडीशन, लूपिंग। अब जो लूप का ब्लॉक है, जो करली ब्रैकेट वाला पार्ट है, उसके अंदर लाइन ऑफ कोड कितना भी हो सकता है। इट मीन्स अगर कंडीशन ट्रू है तो वो लाइन ऑफ कोड उतनी बार ही चलेगा, ठीक है, उतनी बार ही वो चलेगा, n टाइम्स वो चलेगा लूप हमारा। ऑर्डर ऑफ n जिसको कहते हैं। तो सिंटेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम वाइल लूप लगाएंगे तो वाइल लगेगा, उसके अंदर कंडीशन आती है, फिर उसका ब्लॉक ओपन होता है, फिर ब्लॉक क्लोज होता है, उस ब्लॉक के अंदर हम कितना भी लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं। तो लूप सबसे पहले हम इसमें चेक, हाँ, सबसे पहले हम इसमें वाइल लूप चलाते हैं, वाइल लूप। लेट काउंटर नाम से मैंने एक वेरिएबल यहाँ पे लिया, काउंटर इज इक्वल टू 1, और फिर लगा दिया है वाइल। वाइल के अंदर यहाँ पे कंडीशन बनेगी, इसको कब तक चलाना है, मैं कहता हूँ कि 5 तक चलाओ इसको, और उसके बाद स्क्रीन पे बैकटिक लगा के भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। काउंटर, अब देखो काउंटर में 1 है, लेकिन 1 से 2 पे जाना है, 2 से 3 पे जाना है, तो आगे बढ़ने के लिए हम यहाँ पर
इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा सकते हैं, प्लस प्लस काउंटर या फिर काउंटर प्लस प्लस, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। इसका अगर आउटपुट हम यहाँ पे चेक करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5। अब ये कैसे चला, चलो काउंटर थोड़ा वेरिएबल काफ़ी बड़ा हो गया, मैं सी ले लेता हूँ ताकि थोड़ा छोटा वेरिएबल ले लेते हैं। तो प्लस प्लस सी, रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट में कोई चेंज नहीं है। तो ये जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इसको मैं ड्राई रन करके दिखाता हूँ कैसे चलेगा। ये वाला जो पोर्शन है c इक्वल टू 1, ये है स्टार्टिंग पॉइंट लूप का। तो इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं या फिर इसको इनिशियलाइजेशन भी कहा जाता है। और ये हो गया उसका कंडीशन को टेस्ट करने का काम। यहाँ पे कंडीशन लिख दो या टेस्टिंग कंडीशन, जो भी हम यहाँ लगा रहे हैं। तो कंडीशन को चेक किया, और यहाँ पर ये अपडेशन वाला सेक्शन है, क्योंकि अगर हम अपडेशन नहीं लगाएंगे तो लूप इनफाइनाइट हो जाएगा, चलता ही जाएगा। अपडेशन का मतलब है कि जो भी लूप का वेरिएबल है उसमें उसकी वैल्यू अपडेट करना, ताकि हम एंड पॉइंट तक पहुंच सके। तो ऐसे केस में हम प्लस भी लगा सकते हैं, माइनस भी लगा सकते हो, कोई भी लॉजिक बन सकता है। इसको मैं ड्राई रन करके बता रहा था, तो इधर देखते हैं चलता कैसे। यहाँ पर c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है। जो वेरिएबल लिया है उसकी वैल्यू है 1, ठीक है। उसके बाद जो इंटरप्रेटर आएगा वो इधर आएगा, इसे चेक करेगा कि c के अंदर हमारे पास 1 है और हमने कहा लेस देन इक्वल टू 5, तो कंडीशन हो गई ट्रू। कंडीशन क्या है, ट्रू है। अब लूप कब चलता है, जब कंडीशन ट्रू होती है तो लूप का ये जो ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब देखो कंडीशन ट्रू है तो सबसे पहले वो इस लाइन को रीड करेगा। अब इस लाइन को रीड करेगा तो इसमें सी लिखा और सी की वैल्यू क्या है 1, तो स्क्रीन पे 1 आ जाएगा। देन ये वाली जो लाइन एग्जीक्यूट होगी तो प्लस प्लस का मतलब है, ऑपरेटर का मतलब जो भी उस वेरिएबल के अंदर जो भी एट प्रेजेंट वैल्यू है उसमें वो +1 कर देगा। तो देखो सी के अंदर हमारे पास है 1, तो जब प्लस प्लस सी होगा तो इसकी वैल्यू यहाँ से सी की अपडेट होकर कितनी हो जाएगी 2। और 2 होने के बाद जब वो वापस इधर टेस्टिंग वाली सेक्शन में आएगा, ऊपर नहीं जाएगा यहाँ पर इनिशियलाइजेशन वाले पार्ट में, वो सीधा डायरेक्ट यहाँ पे टेस्टिंग वाले सेक्शन में आता है और वैल्यू पुट करता है। तो जैसे कि सी की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर जो पुट करेगा वो 2 पुट करेगा। अगेन कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो ये वाला फिर चलेगा और सी को प्रिंट करेगा। सी में अभी हमारे पास है 2 और फिर हो जाएगा इसकी वैल्यू 3, ऊपर जाएगा, फिर वही 3 4 5 तक ये चलेगा। और जैसे इसकी वैल्यू 6 होगी यहाँ पर,
तो चलते चलते जब हमारी वैल्यू सी की कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, और जब यहाँ से वापस बैक जाएगा तो ये यहाँ पे चेक करेगा कि 6 लेस देन इक्वल टू 5। तो कंडीशन क्या हो गई हमारी, फॉल्स, और कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, लूप काम करना बंद कर देगा। और जो हमें फाइनली जो आउटपुट मिलेगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये आएगा। हाँ, लूप को बंद करेगा ये, ठीक है, लूप मतलब बंद हो जाएगा हमारा। और अगर मैं यहाँ पे इसको 10 तक चलाता तो ये हमारा 10 तक चलता। तो ये फॉरवर्ड लूप है जो हम चला रहे हैं, ये फॉरवर्ड है, आगे की तरफ चल रहा है, ठीक है। ये हमारे पास है फॉरवर्ड लूप। बैकवर्ड लूप भी इसमें से बनेगा, इसको नेगेटिव में चला देंगे तो बैकवर्ड लूप बन जाएगा यहाँ पर। बैकवर्ड चलाना है पीछे की तरफ, तो इसमें प्रोग्राम विल बी सेम। तो हम यहाँ पे करेंगे 10, इधर सिंबल चेंज कर देंगे और यहाँ पे 1 तक चला देंगे, प्लस की जगह पे कर देंगे माइनस माइनस। तो ये हमारा 10 to 1। तो लूप फॉरवर्ड भी जा सकता है, बैकवर्ड भी जा सकता है, ठीक है। मेट्रो के जो एक्सीलेटर देखें, ऊपर की तरफ भी चलते हैं, नीचे की तरफ भी चलते हैं। एक लूप है, एक लूप समझ आ गया है, तो बाकी लूप सब वैसे ही चलेंगे जिस तरीके से चलते, सिमिलरली बट अदर लूप्स जो है वो भी चलते हैं। अच्छा, ब्रेक हम लूप में भी लगा देते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट लूप के अंदर भी यूज हो जाता है। अगर हमें लूप को रोकना है तो हम यहाँ पर जंप स्टेटमेंट्स का यूज कर सकते हैं, जंप स्टेटमेंट्स। जंप स्टेटमेंट, ब्रेक, एग्जिट, क्या कंटिन्यू, ठीक है, ये जंप स्टेटमेंट्स हैं। देखो अभी ऊपर वाला जो लूप है हमारा वो चल रहा था, ये लूप है, ये 10 टाइम्स चल रहा है हमारा। ये लूप हमारा 10 टाइम्स चल रहा था। अगर मुझे बीच में इसको रोकना है तो हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि इफ, तो लूप के अंदर इफ या इफ के अंदर लूप, इफ हमने कहा कि अगर c की वैल्यू 5 है तो ये यहाँ पर क्या होना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए। तो 5 स्क्रीन पे नहीं आएगा, देखो कहाँ तक आया है, 5 नहीं आएगा, 5 के बाद भी नहीं आएगा। हमने कहा जब इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, सी की प्लस 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 चलते, तो ब्रेक क्या करता है, लूप को बंद कर देता है, टर्मिनेट कर देता है लूप।
और सेम इसके अंदर हम कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट जब लगाएंगे इसको तो इनफाइनाइट का केस नहीं बनना चाहिए लूप का। तो ब्रेक क्या करता है, लूप से बाहर निकाल देता है, या फिर टू स्टॉप एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, टू कम आउट ऑफ लूप। और ब्रेक की जगह पे मैं कंटिन्यू लगा देता हूं इधर, कंटिन्यू। और कंटिन्यू जब लगाएंगे तो ये चलता ही जाएगा, देखो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, इनफाइनाइट लूप बन गया। तो इसको बंद करने के लिए हमें यहाँ पे एक प्लस प्लस और लगाना पड़ेगा ताकि ये ऑटोमेटिकली चलता रहे। आउटपुट दोबारा से चलाना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम क्या हो गया था, इंस्पेक्ट। तो इसका आउटपुट देखो क्या आ रहा है, 1 2 3, देखो 5 प्रिंट नहीं हुआ स्क्रीन पे, 5 स्क्रीन पे नहीं आया। और ऑपरेटर लगा के मैं किसी और को भी यहाँ से कह दूं कि मैं एक 7 नहीं आना चाहिए तो 7 नहीं आएगा, 1 2 3 4 फिर 6 फिर 7 नहीं आया, 8 9 10। सर इस लूप को 2 बार प्रिंट करवाना है, तो क्या करेंगे? क्या 2 बार? जैसे 1 से 10 तक आ रहा है, ठीक है, तो ये 1 से 10 मतलब दूसरा लाइन करता है 1 से 10 2 बार। 2 बार प्रिंट कहाँ हो रहा है, एक ही बार तो हो रहा है। हाँ, नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ कि 2 बार कराना है। एक लूप और लगेगा, नेस्टेड लूप लगेगा, लूप के अंदर लूप लगेगा, नेस्टेड लूप लगेगा, वो नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट है। लूप के अंदर लूप लगता है, वो मैं करा दूंगा प्रिंट, ठीक है। तो नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट होता है। अभी सिंगल लूप चल रहा है तो सिंगल लूप, तो ये वाइल लूप है, वाइल लूप से चला हो या फोर से। अभी पहले मैं एक एक एग्जांपल उसका दे देता हूँ, फोर लूप का भी, फोर लूप, ठीक है। तो फोर लूप हमारा कुछ ऐसे लगता है, फोर लूप के अंदर 2 सेमीकोलन जरूर लगते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाता है, फोर लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्ट पॉइंट, और फिर यहाँ पर टेस्टिंग होती है, वही कंडीशन लगती है। यहाँ पे अपडेशन वाला पार्ट आता है, वही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला जो केस होता है वो आता है। और फिर यहाँ पे कोई मैसेज लिख सकते हो, देखो वही काउंटिंग वाला प्रोग्राम हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू 1, और ये हमारा चले कहाँ तक, ए को 10 तक एग्जीक्यूट करो, और आगे बढ़ने के लिए उसमें प्लस प्लस ए जो ए की वैल्यू है वो अपडेट कर दो। देन हम इसमें यहाँ पर कोई भी मैसेज या फिर ए को ही प्रिंट करते हैं। कौन सी बैकटिक अप्लाई करना है, बैकटिक, बैकटिक। तो इधर देखेंगे तो वही आ रहा है, 1 2 3 4 सेम आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पर ये चलता कैसे है, थोड़ा इसका ड्राई रन अगर मैं बताऊं, ये ड्राई रन कुछ ऐसे चलेगा। ए में 10 है तो ये पहले यहाँ चेक करेगा, यहाँ से इधर आएगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर ये ब्लॉक के अंदर आ जाएगा नीचे, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। देन इसको प्रिंट करेगा और फिर इसमें प्लस कर देगा, तो एक ही वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ने के बाद फिर वो कंडीशन पे आ जाएगा इधर, और फिर नीचे आ जाएगा, ऐसे घूमेगा एक बार, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ये जो ब्लॉक है नीचे लूप का वो एग्जीक्यूट होता रहेगा।
तो 10 टाइम्स ये भी चल रहा है, और इसको भी बैकवर्ड फॉरवर्ड चलाया जा सकता है। और एक जो तीसरा लूप है इसमें, डू वाइल लूप, तो जो डू वाइल लूप है उसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है, उसमें भी स्टार्टिंग पॉइंट बताना पड़ता है, जैसे कि a इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे डू के बाद कोई भी मैसेज यहाँ डाल दिया या a को ही प्रिंट कर दिया, चलो डॉलर a और बैकटिक, डॉलर करली ओपन करली क्लोज, जिसमें a पास कर दिया। तो डॉलर a प्लस प्लस, और यहाँ पे हम लगाएंगे वाइल, ठीक है, वाइल यहाँ पे लगेगा। वाइल में कंडीशन बनानी पड़ेगी हमें, इसको चलाना कब तक है। तो अगर मैं इसको कहता हूँ कि 10 तक चलाना, तो इसमें भी सेम देखो वही रिजल्ट आएगा, कोई चेंज नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो लूप हम कोई भी बनाए, केस वही है, बट ये वाला जो लूप है डू वाइल लूप, ये कंडीशन फॉल्स होगी तब भी एक बार चलेगा। क्यों? क्योंकि टेस्ट बाद में हो रहा है, कंडीशन की जो चेकिंग हो रही है वो बाद में हो रही है, प्रिंटिंग पहले हो रही है। इसलिए जो हमारे पास फोर लूप है और वाइल लूप है, उसको हम एंट्री कंट्रोल्ड लूप भी कहते हैं। एंट्री, क्योंकि एंट्री करते वक्त चेक करता है। और जो डू वाइल लूप है वो एग्जिट कंट्रोल लूप है, बाहर निकलते वक्त चेक करता है। तो ये कुछ बेसिक लूप्स है। अब नेस्टेड लूप से पता लगेगा तुम्हें, नेस्टेड लूप वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे कि हम लूप के अंदर लूप चला सकते हैं, किसको कितनी बार चलाना है। नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप मतलब लूप के अंदर लूप, एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगा दिया, जैसे नेस्टेड टैग होता है, लूप इनसाइड लूप। यहाँ पे एक वेरिएबल लिया i1, और मैंने कहा कि इसको चलाओ कहाँ तक, 3 तक चलाया है अभी, आपको 3 तक, और फिर लिखा है प्लस प्लस, या इक्वल टू भी साथ में डाल दिया है, प्लस प्लस आई, और फिर से इसके अंदर लूप लग जाए दूसरा, के को भी 3 तक चला है, और प्लस प्लस। और यहाँ पे मैं कोई, चलो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगा दिया, और इसके अंदर मैंने अभी स्टार लगाया है, स्टार ये चलेगा। और स्टार कितनी बार आएगा, देखो 3 बार बाहर वाला लूप चलेगा, 3 टाइम्स इनर लूप चलेगा, 3 टाइम्स आउटर लूप चलेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो देखो कितने स्टार्स आएंगे, यहाँ पर 9 स्टार्स दिखने को मिलेंगे इधर, ठीक है, टोटल 9 स्टार्स आए, ठीक है। तो स्टार लगाओ या फिर उसकी जगह कुछ भी लिखो, तो टोटल कितने आ रहे हैं, 9 स्टार आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक नेक्स्ट लाइन का कुछ लगा देता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln,
और इधर मैंने बी आर टाइप को यूज़ किया, तो देखोगे अभी भी 9 स्टार है, बट थोड़ा नेक्स्ट लाइन में मूव कर दिया है। तो ये काम कैसे कर रहा है, रिजल्ट आ कैसे रहा है, इसको समझना है कि तो ये हमारा, इसको हम बोलेंगे आउटर लूप, और ये वाला जो सेक्शन है ये हो जाएगा इनर लूप। तो जब हम लूप के अंदर लूप लगाते हैं तो सबसे पहले आउटर लूप चलता है। अगर आउटर लूप की कंडीशन ट्रू है तो हमारा इनर लूप भी चलेगा, और इनर लूप तब तक चलेगा जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जब उसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी फिर वो वापस आउटर लूप पे आएगा, और आउटर लूप फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से इनर लूप स्टार्टिंग से चलेगा, और तब तक चलेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अगर आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई तो इनर लूप नहीं चलेगा। तो इसका जो आउटपुट है वो कैसे हमें मिल रहा है, इसका आउटपुट इसमें 1 है। इसको मैं ड्राई रन करके दिखाता हूँ चल कैसे रहा है। तो सबसे पहले इंटरप्रेटर यहाँ आएगा 1, फिर इसको चेक करेगा कि इसमें 1 है, और इधर हमारे पास क्या है 3 है, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो गई। और अगर कंडीशन ट्रू है तो ये आउटर लूप चलेगा, और इसका ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। फिर ये लाइन बाय लाइन ही चलेगा, जब अंदर आएगा तो के की वैल्यू को चेक करेगा 1 है, तो यहाँ पे के को कंपेयर करके देखेगा कि के लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये जो 1 है इसकी वैल्यू भी लेस देन 3 है, कंडीशन ट्रू हो गई। अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो यहीं से लूप नीचे आता है सीधा, डायरेक्ट इस पे नहीं जाता इंक्रीमेंट, सीधा नीचे आ जाता है लूप, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमारा चलेगा। अब जब ये वाला पार्ट चलेगा तो जब ये पार्ट चलेगा तो स्टार, अब देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो हमारा आउटर लूप होता है वो चलता है रो के लिए, और जो इनर लूप है वो चल रहा है कॉलम के लिए, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये रो के लिए चल रहा है, बट इसकी कंडीशन ट्रू है तो ये अंदर आएगा और चेक करेगा कि के में 1 है, और ये लेस देन इक्वल टू 3 है, 3 है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ट्रू हो जाएगी तो ये वाला पार्ट चलेगा स्टार। अब स्टार कहाँ दिखाएगा, कॉलम नंबर 1 रो नंबर 1 में स्टार, तो कॉलम नंबर 1 रो नंबर 1 एक स्टार हो जाएगा। तो क्या अंदर वाला लूप फॉल्स हो गया, अभी नहीं हुआ है। अब नहीं हुआ है तो लूप जैसे चलता है वैसे ही चलेगा, के की वैल्यू में अपडेट कर देगा। और कितना अपडेट करा रहे हैं, प्लस प्लस लगा रहे हैं, तो जब भी हम प्लस प्लस लगाते हैं तो एक कोई भी वैल्यू होती है उसमें 1 ऐड होता है, 1 ऐड हो जाएगा इसमें। अब जैसे ही 1 ऐड होगा तो ये यहाँ से आएगा इस वाले पार्ट पे टेस्टिंग पे, तो 1 + 1 2, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो नीचे आएगा, और लाइन तो चेंज हुई नहीं है, सेम वहीं पर ये कॉलम नंबर 2 में स्टार दे देगा। फिर बैक यहाँ पर जाएगा, 2 से 3 हो जाएगी, तो 3 को चेक करेगा इक्वल टू है, तो फिर ये एक स्टार यहाँ पर दे देगा। अब जब ये नेक्स्ट टाइम चलेगा तो यहाँ पर हो जाएगी इसकी वैल्यू 4, के की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4, और अगर जब इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये इनर लूप का इतना पार्ट नहीं चलेगा,
और फिर ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट से नीचे ब्रेक पे आएगा और ब्रेक क्या करता है HTML में न्यू लाइन में शिफ्ट कर देगा कर्सर को। तो हमारा कर्सर यहाँ पर आ जाएगा और उसके बाद ये जाएगा आई पे और आई की वैल्यू हमारे पास थी 1, तो जब प्लस प्लस लगेगा तो आई की वैल्यू अपडेट होके आ जाएगी 2। कंडीशन ट्रू है, फिर अंदर आएगा लूप के ब्लॉक के यहाँ पर और K1 K3, तो K में वापिस से 1 आ गया है, इसमें K में 4 नहीं है। अब जब भी कोई लूप फॉल्स होता है तो उसकी वैल्यू रिस्टोर हो जाती है। तो 1 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा स्टार दे देगा, +2 हो ही गया तो उसमें 2 हो गया तो फिर वापस आएगा, फिर कंडीशन जैसी है उसको देख के ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास एक और स्टार आ जाएगा, एक और आ जाएगा और एक और स्टार इधर आ जाएगा। तो अब फिर से इनर लूप फॉल्स हो जाएगा, 4 स्टार लगा दी, 3 ही आएंगे, 4 नहीं आएंगे, और फिर वापस जाएगा बाहर, तो इसमें 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो फिर से 3 स्टार देगा मैं यहाँ पर। और जब आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इनर लूप चलेगा ही नहीं। तो 3 थी तो इसकी 4 हो जाएगी, तो ये लूप बंद हो जाएगा, जब लूप ही बंद हो जाएगा तो अंदर का पार्ट नहीं चलेगा। तो फाइनल हमारा जो आउटपुट आएगा वो ये आउटपुट रिजल्ट देखने को मिलेगा। थोड़ा सा चेंज करने से इसमें आउटपुट चेंज हो जाता है। अगर मैं कहता हूँ कि आई तक इसको एग्जीक्यूट करो तो इसमें स्टार कुछ ऐसे दिखने को मिलेंगे 1 2 3, और फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ानी है 5 तक, तो ये ऑटोमेटिक एक ऐसा स्टार बनकर आएगा ट्रायंगुलर शेप में। ये नेस्टेड लूप है, लूप के अंदर लूप लगा सकते हैं, लेकिन आउटर लूप की कंडीशन ट्रू है तो इनर लूप चलता है, और इनर लूप तब तक चलता है जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स हो नहीं जाती। और प्रोग्राम दोनों लूप तभी बंद होंगे जब आउटर लूप की भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक वहाँ पर क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। कुछ समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? फर्स्ट वाला कंडीशन के लिए सेकंड वाला कंडीशन देने के लिए थर्ड वाला पार्ट पड़ेगा। चलो, कंडीशनल स्टेटमेंट और जो लूपिंग है उसका कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया इसमें। ठीक है, प्रोग्राम तो कितने भी बना सकते हो, जितने भी। अगर मैं यहाँ पे आई लिखता हूँ तो इसमें हमें कुछ ऐसे देखने का मिलेगा आउटपुट, पैटर्न वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं। और अगर मैं यहाँ पे के लिखता हूँ तो इसका आउटपुट कुछ ऐसे मिलेगा, आउटपुट चेंज हो जाएंगे।
तो थोड़ा एरे का कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। एरे सिंपल, बस हल्का सा। एक क्वेश्चन है, हाँ ऊपर वाले लूप में जैसे हम लोग शुरुआती के वर्णन करा है, फिर दूसरे में स्टोर करके दूसरा, तो वन की बात की तो शुरू में कुछ भी होने चाहिए, उसके लिए क्या करें? क्या जैसे ऊपर वाले लूप को ऑन कीजिए और उसके आउटपुट रेट कौन से वाला लूप? ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं, हम्म सर जैसे 1 5 टाइम आ रहा है तो उसी तरह हम लोग को भी कराना चाहते हैं 5 टाइम भी कोड कराना चाहते हैं। तो ये तो लूप चलाना आता है तो कुछ भी कर सकते हो। लूप ही नहीं चलाना आएगा, सिंटेक्स नहीं आएगा, तो पैटर्न है, पैटर्न तो कुछ भी बन सकता है। तो पैटर्न तो कुछ भी बन सकता है, जब तक तुम इसको कॉपी पेन लेके बैठोगे नहीं, सिस्टम से नहीं समझ में आएगा ये ड्राई रन कैसे हो रहा है, जिसे मैं वहां चला के दिखा रहा हूँ। पैटर्न तो कुछ भी बन सकता है, पैटर्न से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। क्योंकि लूप का कॉन्सेप्ट, ये प्रोग्रामिंग ऐसी होती है, कॉपी पेन लेके बैठना पड़ता है, ड्राई रन करके देखना पड़ता है कि ऐसा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्या दिक्कत है। तो हम एरे में भी लूप लगा, देखो लूप कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट सीखोगे, कोई भी कॉन्सेप्ट आपस में मिक्स हो सकता है, एक दूसरे के साथ मर्ज होकर चल सकता है। तो अभी एरे का सिंपल सा पॉइंट यही है कि ए ग्रुप ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, डिसिमिलर एलिमेंट स्टोर हो जाते हैं। सिलेक्ट, हाँ कोई पूछ रहा है तो पूछो, क्या पूछ रहे हो? ए में मैंने 10 स्टोर कर दिया, अब मैं ए के अंदर ही 20 स्टोर कर देता हूँ, ए के अंदर ही 40 स्टोर कर देता हूँ, तो मुझे एक ही वेरिएबल, एक ही नंबर मिलेगा, यहाँ पे तीनों नंबर नहीं मिलेंगे। वो कौन सा नंबर मिलेगा? जो सबसे लास्ट में स्टोर किया था, वही मुझे यहाँ पर मिलेगा। देखो 40 आ रहा है, हम चाहते हैं सभी नंबर स्टोर हो जाएं वेरिएबल ए के अंदर ही। तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए, मतलब ऐसा अगर हमें करना है तो हमें एरे का यूज़ करना होगा, ठीक है। तो एरे का यूज़ करना होगा। तो एरे की जो ब्रैकेट्स होती हैं, मतलब एरे जब भी बनाएंगे, एरे में जो ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं वो ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स एरे के लिए यूज़ होती हैं, और इसकी इंडेक्सिंग हमेशा जो चलती है एरे की, एरे का जो इंडेक्स नंबर होता है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से स्टोर होता है, इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, एंड होता है हमेशा n-1 पे। जो भी नंबर होगा वो n-1 लास्ट इंडेक्स। अच्छा, यहाँ पे मैं स्टोर करता हूँ डेटा को कुछ, लेट यही ए है, तो इधर हमने क्या किया, एरे बना दिया, इसमें स्टोर कर दिया 10 20 30 40, चलो ये स्टोर कर दिया। सर एक क्वेश्चन और है। हाँ पूछ, क्या पूछना है? सर हम लोग हर जगह लेडी यूज कर रहे हैं, मैं इसमें वेरिएबल रखने पर नहीं चल रहा, कौन यूज कर रहा है? कॉन्स्ट का क्या मतलब होता है? तो कांस्टेंट की वैल्यू कैसे चेंज होगी? तो हम वैल्यू इसमें चेंज करा
कैसे चेंज कर देगा? क्या क्लास देखी है फिर लास्ट वाली? कल की क्लास नहीं देखी थी? कॉन्स्ट का मतलब क्या होता है? अगर इसके एक नंबर डाल दिया तो इसके अंदर मैं प्लस प्लस कैलकुलेशन कर ही नहीं सकता, इसके अंदर फिक्स हो गया वो नंबर, उसमें कुछ चेंज हो, कुछ भी चेंज नहीं कर सकते उसको, ना उसमें माइनस कर सकते ना उसमें प्लस कर सकते, कुछ नहीं कर सकते उसमें। कॉन्स्ट तो तभी यूज होता है जब कोई चीज फिक्स लेनी होती है, कांस्टेंट वैल्यू डज नॉट चेंज। और वेर ग्लोबल होता है, ज्यादातर केसेस में लेट ही मिलेगा। क्लास को देख के आया करो ना पहले, क्लास कल की क्लास रिवाइज ही नहीं की है। लेट ही मिलेगा तुम्हें ज्यादातर 99। कल वाली क्लास देखी थी? क्या देखी थी तब? यही लाइन, क्या मतलब है इन तीनों लाइनों का? दोबारा लेट थोड़ी ना लगेगा इसके साथ, एक के साथ दोबारा से लेट लगता है कभी? मैं टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूं यहाँ पर? एरे। फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसका सॉल्यूशन क्या है वो बता रहा हूं मैं। मुझे एक वेरिएबल में बहुत सारे, मेरे पास क्लास में 500 बच्चे हैं स्कूल के अंदर, तो कितने वेरिएबल लेने पड़ेंगे उनके रोल नंबर स्टोर कराने के लिए? एक में कैसे स्टोर हो जाएगा? अभी क्या दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर, कैसे स्टोर हो जाएगा एक के अंदर? लेट से तो दोबारा वेरिएबल बनेगा नहीं, बन जाएगा। फिर तो ए में मैंने क्या डाल दिया वहां पर? 10। फिर मैं ए में 20 डालूंगा, फिर 40 डालूंगा, लेकिन रिजल्ट क्या दे रहा है? तो तीनों कहां से आ गए इसमें स्टोर हो गए? कहां हुए तीन स्टोर इसके अंदर? क्योंकि एक वेरिएबल की जो बनाते हैं उसकी कैपेसिटी वो एक ही डेटा रख सकता है। मुझे अगर 500 रोल नंबर लेने होंगे तो 500 वेरिएबल नहीं बनाने पड़ेंगे यहाँ पर, 500 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, तब जाके 500 रोल नंबर स्टोर होंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट के लिए एरे यूज किया जाता है कि मुझे अगर एक ही वेरिएबल में बहुत सारा डेटा स्टोर करना है तो विदाउट एरे हम स्टोर कर ही नहीं सकते। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन एरे है। तो एरे के अंदर मैं डाल सकता हूं, ऐसे एरे की ब्रैकेट बनाई और उसके अंदर वैल्यू डाल दी, तो ये सारी की सारी वैल्यूज ए में स्टोर हो गई है। बट उनको पहचानने के लिए उनका इंडेक्स यूज करना पड़ेगा। तो 10 0 पे स्टोर है, 21 पे स्टोर है, तो इंडेक्सिंग के थ्रू मैं उनको एक्सेस कर सकता हूं। तो अगर हम यहाँ 0 लिखेंगे तो हम 10 को एक्सेस कर पाएंगे, और 1 लिखेंगे तो 20 एक्सेस होगा, 2 लिखेंगे तो 30 एक्सेस होगा, और 4 लिखेंगे तो 40 एक्सेस होगा। बट हो सकता है वेरिएबल बहुत सारे होंगे, इसमें वेरिएबल बहुत सारे होंगे, तो सबको एक साथ एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? लूप का यूज करेंगे। फिर यहाँ पे जो अभी मैंने लूप बताया, एरे विद लूप यूज होगा। कोई भी लूप लगा सकते हो। 4, तो यहां पर मैंने लेट आई लूप के लिए ले लिया, लेकिन एरे का जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो लूप का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 0 होगा। और कहां तक चलाना है? अभी तो मुझे पता है कि इसमें 1 2 3 4 आइटम्स है, एलिमेंट्स हैं एरे के। तो एरे में एक फंक्शन भी होता है लेंथ। हो सकता है कम ज्यादा डेटा हो,
इसका नाम मैं ARR कर देता हूँ। चलो एरे हो गया। तो यहाँ पर हम ARR डॉट लेंथ फंक्शन इसमें लगाएंगे तो ये लगाएगा, बताएगा कि इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। वहां तक मेरा लूप चलेगा और आगे बढ़ने के लिए प्लस प्लस आई। और जो कंसोल वाली लाइन है वही, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ARR 0 तो 0 पे तो इसको 10 मिलेगा, तो जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार 10 10 10 दिखाएगा। तो इंडेक्स भी चेंज होना चाहिए यहाँ पर। तो लूप का वेरिएबल इसमें पास किया आई, क्योंकि जब लूप चलेगा आई की वैल्यू 0 आएगी, 1 आएगी, तो सारा डेटा उठा के एक्सेस कर देगा मुझे यहाँ पर। इसमें डिसिमिलर डेटा स्टोर हो सकता है, सी लैंग्वेज की तरह नहीं है, क्योंकि डेटा कैसा भी यहाँ पर हम अगर हम यहाँ पे डालते हैं डेल तो डेल भी ये एक्सेस कर लेगा। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ बुलियन डेटा तो बुलियन भी एक्सेस हो जाएगा, सभी डेटा एक्सेस हो जाएंगे। और लेंथ फंक्शन क्या कर रहा है, इसका एरे का साइज बता रहा है हमें कि इस एरे में कितना डेटा है हमारे पास। तो अभी इसने साइज बताया देखो 4, तो इसका जो साइज है एरे का वो 4 है। अब मैं यहाँ पे बढ़ा भी दूंगा तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि लेंथ लगा रखा है, लूप चलता रहेगा अपने आप। यहाँ HP लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 34.56 कुछ भी डेटा लिख दिया, तो ये इस तरीके से डेटा दिखा दिया। तो एक वेरिएबल के अंदर अगर हमारे पास एक ही वेरिएबल में है, उसके अंदर बहुत सारा डेटा स्टोर करना है, तो एरे के कॉन्सेप्ट का यूज करना होता है। विदाउट एरे हम ज्यादा डेटा स्टोर कर ही नहीं सकते एक वेरिएबल के अंदर। तो लेट हमारा लोकल वेरिएबल होता है 99% केसेस में, मतलब 98% केसेस में तुम्हें ज्यादातर लेट ही मिलेगा। वेर बहुत कम यूज होता है, और कॉन्स्ट तो जब भी वैल्यू फिक्स करनी होगी कांस्टेंट, तब हम कॉन्स्ट का यूज कर रहे हैं। और कुछ भी नहीं लगाएंगे तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वेर लगाते चलता होस्टिंग के लिए। तो हम एम्प्टी एरे भी बना सकते हैं, यहाँ पर एम्प्टी एरे भी यूज कर सकते हैं। एम्प्टी एरे हम इस तरीके से बना सकते हैं, लेट जैसे कि मैं यहाँ पे यहाँ मैंने कार्ड नाम से एरे बना दिया, ठीक है, और ये एम्प्टी एरे बन गया हमारे पास। उसके बाद अगर मैं कहता हूँ कि कार्ट में क्या है, तो ये कहेगा कार्ट खाली है। और फिर डेटा ऐड करना हो तो ऐड करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है, पुश फंक्शन होता है, एरे के फंक्शंस होते हैं, पुश ऐड करने के लिए यूज होगा। जिससे कार्ट में मैंने यहाँ पे पेन स्टोर कर दिया। और फिर अगर हम इसको चेक करेंगे कार्ट, तो देखो कार्ट में एक आइटम, मतलब एरे के अंदर एक आइटम जा चुका है। फिर अगर हम लगाते हैं कार्ट डॉट पुश, तो जितने आइटम स्टोर करने हो उतने कर सकते हो। बुक मैंने ऐड कर दी। नाउ इसको अगर चेक करेंगे कार्ट में, तो कार्ट में 2 आइटम ऐड हो चुके हैं, मतलब एरे के अंदर। और यहाँ पे इंडेक्सिंग यहाँ पे इसकी दिखी रही है। चलो मैं एक आइटम और ऐड करके फिर एक रिमूव करने का भी इसमें आइटम हमेशा एंड में ऐड होगा, स्टैक को फॉलो करता है, ठीक है, स्टैक फॉलो होता है इसमें। जो भी आइटम ऐड करेंगे वो लास्ट में जाके स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तीन हमने यहाँ पे स्टोर कर दिए। और अगर डिलीट करना है तो डिलीट के लिए हमारे पास पॉप मेथड होता है, पॉप फंक्शन, EOP पॉप डिलीट कर देगा। और दोबारा से अगर कार्ट को चेक करोगे तो कार्ट में से एक एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट भी कौन सा होगा, एंड से डिलीट करता है। यहाँ पे स्टैक चलता है, स्टैक मेथड फॉलो होता है। तो जो भी स्टैक होता है, स्टैक किसको फॉलो करता है,
स्टैक फॉलो करता है लिफो को, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लिफो मेथड यहाँ पर फॉलो होगा। हम एम्प्टी एरे भी बना सकते हैं, पहले से एरे बनाकर उसका डेटा भी भेज सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। और बिगिनिंग में अगर ऐड करना है या डिलीट करना है तो हम बिगिनिंग के लिए यहाँ पे कार्ट डॉट शिफ्ट और अनशिफ्ट फंक्शन होते हैं हमारे पास, तो मैंने अनशिफ्ट फंक्शन लगाया और इसमें ऐड कर दिया, नोटबुक ऐड कर दिया। देन इसको चेक करें कार्ट को, तो देखो बिगिनिंग में ऐड हुआ है। अगर हमें फ्रंट में ऐड करना है तो हम किसका यूज करते हैं, अनशिफ्ट फंक्शन का, ये फिफो मेथड फॉलो करता है। और डिलीट करेंगे तो हम यहाँ पर यूज करेंगे शिफ्ट, अनशिफ्ट ऐड करने के लिए, शिफ्ट डिलीट करने के लिए। ये देखो बिगिनिंग से डिलीट किया है, तो ये फिफो मेथड फॉलो करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो क्यू के अंदर यूज होते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर फिफो क्यू वाला मेथड फॉलो होता है। पार्टिकुलर इंडेक्स के लिए नहीं है, पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए तुम्हें अपना लॉजिक बनाना पड़ेगा, खुद का लूप लगा के। बीच में से कोई डेटा डिलीट करना हो कर सकते हो, स्प्लाइस फंक्शन लगा के हो जाता है डिलीट। उसके लिए पहले हमारे पास एक कंप्लीट एरे होना चाहिए। एप्पल मैंगो ऑरेंज, तो स्प्लाइस फंक्शन दोनों के लिए यूज होता है, ऐड के लिए भी और डिलीट के लिए भी तुम स्प्लाइस फंक्शन का यूज कर सकते हो, फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस। तो स्प्लाइस फंक्शन यहाँ पे मैंने डाला कि कहाँ से करना है, जैसे कि मुझे 0 1 2 यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 से लेकर 4 तक, स्टार्टिंग पॉइंट हमने 2 लिख दिया। उसके बाद सेकंड वाला डिलीट के लिए होता है तो 0, और ऐड करने के लिए लगाता हूँ, जैसे मुझे ऐड करना है ग्रेप्स ऐड करना, और एक और डाल दिया इसमें पाइन एप्पल। तो इसका आउटपुट अगर हम चेक करते हैं, फ्रूट्स, तो यहाँ पर देखोगे ऊपर वाला जो है एप्पल मैंगो हमने अभी ऐड किया था क्या, ग्रेप्स और फ्रूट, तो मैंने यहाँ पे 2 दिया है, 2 बीच में अगर ऐड करना है तो 0 1, उसके बाद 2, तो 2 पे ऑरेंज है, तो वहाँ पे देखो ग्रेप्स पाइनएप्पल और ऑरेंज गुआवा आगे की तरफ शिफ्ट हो गया है। और अगर हमें डिलीट करना है तो डिलीट के लिए जो यहाँ पे मैं 0 की जगह पे अगर लिख देता हूँ 1, तो ये डिलीट कर देगा कि 2 पे जाओ, वहां से एक आइटम डिलीट करो और 2 ऐड करो, तो डिलीट और अपडेट दोनों काम करता है। तो देख सकते हो एप्पल मैंगो ऑरेंज गुआवा पीच, तो ऑरेंज इसमें से डिलीट कर दिया कि पोजीशन नंबर 2 पे जाओ, 2 इसको डिलीट कर दो और यहीं पर 2 आइटम और ऐड करो, तो ये डिलीट भी करता है और अपडेट ऐड भी करता है, दोनों काम करता है।
स्प्लाइस फंक्शन जो होता है, ठीक है, डिलीट करने का काम भी करता है, ऐड करने का काम भी करता है। यहाँ पे 0 लिखोगी तो किसी को भी डिलीट नहीं करेगा, खाली छोड़ दोगे यहाँ पे। और अगर मैं इधर कोई ऐड वाला नहीं लिखता हूँ तो ये सिर्फ डिलीट कर देगा बीच में से किसी को पोजीशन नंबर से। तो इसके पास दोनों फीचर्स होती हैं, ऐड की भी डिलीशन की भी। चलो अब बाकी जो फंक्शंस होंगे इसके लूप के, वो फंक्शन के साथ चलेंगे, मतलब बाकी जो इनबिल्ट फंक्शन है, तो फंक्शन का चैप्टर मैं जब कराऊंगा बाकी चीजें इसमें कवर होंगी। इतना करना है।